बच्चों, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको सबसे पहले जानें। परिभाषा इसकी सुन लें। दो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक -q और दूसरा +q। ये +q और ये मान लीजिए कि बिंदु A पर स्थित है और ये दूसरा वाला बिंदु B पर स्थित है। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी का मतलब बहुत बड़ी दूरी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम दूरी होनी चाहिए। ये दूरी 2l है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसके बीच की दूरी 2l है। ये इस तरह से, तो इस प्रकार से जो निकाय बन रहा है, यानी दो बराबर परिमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी का मतलब ये कि कुछ एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, माइक्रोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में ये जो निकाय बन रहा है, इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब देखिए ये निकाय कहाँ बनता है, इसमें थोड़ा सा कुछ बातें। ये जो दोनों के, इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, इसको केंद्र कहा जाता है। वो जो है इसका केंद्र है, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है। और 2l इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कही जाती है, इसे हम केंद्र कहते हैं। -q +q, ठीक है। अब ये देखें कि इस प्रकार की स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव कहाँ बनते हैं, इसके बारे में जानें। मान लीजिए कि HCl की बात हम करते हैं। ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है। क्लोरीन, आप जानते हैं कि HCl जब बनता है तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों साझा करके अपने अपने कक्षा में, ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अपने पूरा करता है और क्लोरीन अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम HCl की बात करें, देखें, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम है इस तरह से और ये क्लोरीन एटम है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझा करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, जो सहसंयोग बंध कहलाता है। ये साझेदारी से इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और इसके कारण आपस में ये जुड़े होते हैं। इसमें एक विशेष स्थिति ये आती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इसकी अधिक है, जबकि हाइड्रोजन की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम है। तो ऐसी स्थिति में जो साझे का पेयर है, इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर है, इस पेयर को क्लोरीन अपनी ओर अधिक आकर्षित कर लेता है। अधिक आकर्षित कर लेने की वजह से आप ये इस स्थिति को ऐसे दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, ये थोड़ा सा इसकी ओर ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से साझे के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर अधिक आ जाते हैं। चक्कर दोनों के करते हैं लेकिन ज़्यादातर इधर की ओर खींचे रहते हैं। ऐसी स्थिति में इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, थोड़ी सी अधिकता हो जाती है, जिसके कारण इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है, जिसे हम डेल्टा- से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के, साझे के इलेक्ट्रॉनों को इसकी ओर खींचने की वजह से क्लोरीन पर एक ऋण आवेश आ जाता है, फॉर्मल चार्ज इसको कहते हैं, डेल्टा-। और इस पर जो डेल्टा- चार्ज आता है तो इधर की ओर जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जितना इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उतना ही हाइड्रोजन पर कमी आ जाती है, यानी जितना इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है उतना इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, डेल्टा+। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक
धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, दोनों के परिमाण बराबर हैं और दोनों ही अल्प दूरी पर स्थित हैं। इस प्रकार से ये निकाय, ये सिस्टम जो बन रहा है ये डाइपोल बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। इसी प्रकार से और कई उदाहरण हो सकते हैं। अमोनिया में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, बन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, जल में भी बन जाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लीनियर ही हो हमेशा। देखें जरा सा, H2O का उदाहरण, ऑक्सीजन ये होता है और इधर की ओर हाइड्रोजन और इधर की ओर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और इस तरह से शेयरिंग हो जाती है ये, और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये शेयरिंग हो गई। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी स्थिति में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेता है, और साझा करने के पश्चात इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। किंतु और इनके बीच में जो कोण बनता है वो 105 डिग्री का कोण बनता है। ये एंगल जो होता है ये 105 डिग्री का एंगल होता है। अब स्थिति ये होती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है देन हाइड्रोजन के, यानी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता अधिक है हाइड्रोजन के परमाणुओं की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन जो है शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अधिक खींच लेता है, इधर से भी और इधर से भी। तो इस प्रकार से अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पर एक धन आवेश आ जाता है डेल्टा प्लस, और इस पर भी एक धन आवेश आ जाता है डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से। और यहाँ जो है डेल्टा माइनस यानी 2 डेल्टा माइनस के बराबर ऋण आवेश आ जाता है। अब आप जो है इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 डाइपोल बनना है, ये और ये, इस तरह से। अभी आप आगे जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, जिसकी, तो ये उदाहरण थे जिसकी दिशा के बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके वैद्युत द्विध्रुव के। आगे अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके बारे में जानें। किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं और दोनों के परिमाण बराबर होते हैं, तो इसमें से किसी एक आवेश के परिमाण, चाहे ये ले लें और चाहे ये ले लें, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ, इसकी सामर्थ्य को व्यक्त करता है। इसकी सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए हम इस राशि का उपयोग करते हैं। इसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगाया जाता है, तो इसको हम स्मॉल p वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसका मान देखिए कितना होता है, p इक्वल टू Q इंटू 2L। कहने का मतलब कि एक आवेश का परिमाण, इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, परिमाण हुआ। अब अगर हम सदिश के रूप में इसको व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं कि p वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। यहाँ 2L को वेक्टर के रूप में लिया गया है, ये दूरी के रूप में नहीं बल्कि विस्थापन के रूप में लिया गया है। और ये माना गया है कि ऋण आवेश की तुलना में धन आवेश प्लस Q आवेश जो है ये 2L दूरी से विस्थापित हो गया है, यानी ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, 2L डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, न कि दूरी। ये दूरी नहीं है बल्कि विस्थापन है। और विस्थापन कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश जो है यहाँ A से B तक विस्थापित हो गया, यानी 2L दूरी से विस्थापित हो गया है माइनस Q आवेश की तुलना में। फिजिक्स में हम लोग
प्लस क्यू आवेश को माइनस क्यू से विस्थापित मानते हैं, और केमिस्ट्री में इसका विपरीत यानी प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू को विस्थापित माना जाता है। यहाँ जो है जो हम दिशा लेंगे, इसकी पी की दिशा जो लेंगे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर लेंगे। फिजिक्स में पी की दिशा, पी माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो ली जाएगी ये ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ली जाएगी। यानी कि अगर हम पी को यहाँ दिखाना चाहें तो पी की दिशा जो होगी ये इधर से इधर की ओर होगी। ये पी वेक्टर की दिशा है, पी वेक्टर। फिजिक्स में हम लोग जो पी वेक्टर है इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर लेंगे, किंतु केमिस्ट्री में इसकी दिशा विपरीत ली जाती है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर ली जाती है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सदिश रूप में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, और इसका परिमाण के रूप में P बराबर Q इंटू 2l। हम इसको P बराबर Q इंटू 2l को लिख सकते हैं P बराबर 2QL, P इक्वल टू 2QL। ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी P वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2l। ये तो हम परिमाण के रूप में ये व्यक्त कर सकते हैं, और दिशा के रूप में हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब जरा इसको इस उदाहरण पर हम फिर से आते हैं, जरा देखें। अगर इधर की ओर धन आवेश है, इधर की ओर ऋण आवेश है, तो P वेक्टर इसका P1 हम इसको कह दे रहे हैं, P1 वेक्टर इधर की ओर होगा, और इसके लिए P1 वेक्टर P2 वेक्टर इधर की ओर होगा। यानी इधर से इधर की ओर ये डायरेक्शन होगा P2 का, और ये डायरेक्शन होगा P1 का। यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ये, और यहाँ भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ये इधर से। अब जरा देखें, अगर हम इन सबका रिजल्टेंट देखना चाहें तो एक वेक्टर इधर की ओर है और दूसरा वेक्टर इधर की ओर है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इधर की ओर। तो ये ऋणात्मक हिस्सा और इधर की ओर धनात्मक हिस्सा प्राप्त होगा आपको, और रिजल्टेंट जो आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा ये होगी इधर से, ऑक्सीजन से इधर की ओर होगी। ठीक है, ओके। अब आगे हम इसके P के मात्रक की चर्चा करेंगे। P का मात्रक क्या होगा इसको जरा देखें। SI मात्रक इसका P का यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P का मात्रक जो होगा आप इस सूत्र में देखें, P बराबर Q इंटू 2L, यानी कूलाम इंटू मीटर। SI मात्रक इसका मात्रक किसके? P के। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, SI मात्रक। P के मात्रक, तो SI में इसका जो मात्रक होता है ये होगा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर। इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग C, कैपिटल C ना स्मॉल m ये यूज करते हैं। ये इसका SI मात्रक हुआ। इसी प्रकार से CGS में इसका मात्रक, CGS मात्रक इसका होता है स्टैट कूलाम इंटू सेंटीमीटर। CGS में स्टैट कूलाम सेंटीमीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैट कूलाम सेंटीमीटर। इस तरह से ये C कैपिटल रहेगा और ये स्मॉल c रहेगा। यहाँ ये C कैपिटल C है। इसका एक अन्य मात्रक भी है जिसे हम लोग डिवाई कहते हैं, डिवाई। इसका एक अन्य मात्रक है डिवाई। ये पहला, दूसरा और तीसरा आपको बताया गया है। स्टैट कूलाम को फ्रैंकलिन वगैरह भी कहते हैं, तो और सारे मात्रक बन सकते हैं। यहाँ डिवाई जो है ये एक अन्य मात्रक है जिसे DE
dy या कैपिटल डी से दिखाया जाता है शार्ट में। इन तीनों में जरा संबंध देख लें, क्या संबंध होता है। 1 dy इक्वल टू 10 to power minus 18 स्टैट कूलाम सेंटीमीटर। ये होता है 1 dy इक्वल टू 10 to power minus 18 स्टैट कूलाम सेंटीमीटर। और यही चीज बराबर होता है, लगभग बराबर होता है ये 3.34 इंटू 10 to power minus 30 कूलाम मीटर SI में। ये इन तीनों मात्रकों में ये रिलेशन होता है। ये सभी मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के मात्रक हैं। ठीक, हाँ। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। हम जो बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव की तुलना में 3 स्थितियों में ले सकते हैं। एक तो पहला, मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है यहाँ से यहाँ तक, और ये -Q और ये +Q। तो बिंदु की जो पहली स्थिति है, देखिए ये अक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। इस अक्ष के एलांग यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं भी लिया जा सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट P इधर ले सकते हैं, और या तो इधर की ओर वैद्युत द्विध्रुव को किसी अक्ष, है ना, अक्ष पर ही किसी बिंदु पर ले सकते हैं आप। तो पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई पॉइंट चुन लें और वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत ये रेखा जो है, जो कि इसके ध्रुव सेंटर से पास हो रही है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा पर कोई पॉइंट हम चुने। यानी इधर की ओर ले सकते हैं पॉइंट P, या इधर की ओर पॉइंट P ले सकते हैं, जो कि इसे हम निरक्ष कहते हैं। ये अक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, यानी एक्सियल पोजीशन है, और ये निरक्ष इक्वेटर पोजीशन है। तीसरी स्थिति जो हो सकती है, इन दोनों से हट करके भी लिया जा सकता है। मान लीजिए कि पॉइंट हम न तो अक्ष पर इसके लें और न ही निरक्ष पर लें, बल्कि यहाँ कहीं पॉइंट ले लें जो कि अक्ष के साथ कोई एक कोण बना रहा हो। मान लीजिए कि ये कोण थीटा बन रहा है, तो किसी भी तरफ लिया जा सकता है इसको, इधर इधर कहीं भी लिया जा सकता है। तो इन 3 स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहली स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यानी पहला जो स्थिति होगी, इसको अक्षीय स्थिति में, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं और एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो कई नाम हैं, इसको आप देख सकते हैं। अक्षीय स्थिति में किताब में भी आप देख लेंगे, ढेर सारे नाम हैं। चलिए मान लेते हैं हम कि एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं और इसके अक्ष पर एक बिंदु चुनते हैं। मान लीजिए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है +-Q, और यहाँ से दूसरा आवेश है +Q। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 2L दूरी है, और ये सेंटर है इसका, जहाँ से एक तरफ L दूरी और इधर दूसरी तरफ भी L दूरी है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं A, और इसको बिंदु B मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसके केंद्र, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु इसके अक्ष पर स्थित है। इधर की ओर ले सकते हैं, ये बिंदु P है,
जो कि यहाँ केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। यहाँ ये r दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। ये स्मॉल r, यहाँ से आप बिंदु P को इधर की ओर ले सकते हैं या इसी तरह से इसके अक्ष पर इधर भी लिया जा सकता है। अभी आप बाद में रिजल्ट देखेंगे कि दोनों में समान रिजल्ट मिलता है, सेम इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी मिलती है। अब आगे देखें, हम सबसे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहेंगे। चलिए, पहला काम, A पर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम EA से दिखा रहे हैं। EA = 1/4πε0K। K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। EA = 1/4πε0K इंटू Q/ दूरी, इस आवेश से यानी A से P तक की दूरी। आप देखें यहाँ O से P तक की दूरी R है और O से A तक की दूरी L है। तो जो दूरी हुई A से P तक की जो दूरी हुई, इसका मान हुआ R + L, और इसका होल स्क्वायर होता है सूत्र में, तो ये होल स्क्वायर, तो Q/R + L का होल स्क्वायर। अगर आप इसकी दिशा भी दिखाना चाहते हैं, EA की दिशा भी दिखाना चाहते हैं, तो देखें, अगर इसको चेक करने के लिए इसकी दिशा, इसके कारण यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा जानने के लिए हम इस बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज +Q0 रखते हैं। तो +Q0 जिस दिशा में गति करेगा, जिस दिशा में चलना चाहेगा या उस पर जिस दिशा में बल लगेगा, वो बल की दिशा EA की दिशा होगी। तो आप देखें, अगर यहाँ धन आवेश रखेंगे तो इस ऋण आवेश के कारण ये धन आवेश जो है इधर की ओर चलना चाहेगा, यानी P से A की ओर चलना चाहेगा। तो इसकी दिशा जो है कुछ इस तरह से होगी, इधर की ओर, ये EA वेक्टर इधर की ओर होगा। तो आप यहाँ अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो EA वेक्टर = इतना, और इसकी दिशा भी यहाँ मेंशन करना है, P से A की ओर, PA वेक्टर की दिशा में, ये इसकी दिशा भी बता दी गई। आगे, अब इसी प्रकार से हम यानी B पर स्थित पॉजिटिव +Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहेंगे। तो इसे हम EB से दिखाएं। EB = 1/4πε0, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला यहाँ लगाया जा रहा है, इंटू Q/, अब जरा देखें B यानी +Q की दूरी P से कितनी दूर है, इसके और इसके बीच की कितनी दूरी है। तो देखें, यहाँ से यहाँ तक ये R दूरी है और O से B तक की दूरी L है। तो यानी कि B से P तक की दूरी जो होगी R - L होगी। तो इसको हम लिखेंगे R - L का होल स्क्वायर। इसकी भी दिशा आप जानना चाहें तो यहाँ एक धनावेश रखें +Q0, और +Q0 देखें, ये धनावेश और ये धनावेश, इसके कारण जो यहाँ धनावेश रखा गया है टेस्ट चार्ज, ये इधर की ओर दाहिनी ओर बढ़ना चाहेगा, यानी इस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा इधर की ओर कार्य करेगा, ये इस दिशा में। तो ये EB वेक्टर हुआ, इस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ दिशा लिख दें, और ये इसकी दिशा होगी B से P की ओर, यानी BP वेक्टर की दिशा में। यहाँ देखें, आप देख रहे हैं कि EB के यहाँ जो डिनोमिनेटर है R - L का होल स्क्वायर है, बाकी से सारी चीजें तो सेम है इन दोनों की तुलना करने पर, और EA में जो डिनोमिनेटर है R + L का होल स्क्वायर है। इसका मतलब कि इसका EB का मान अधिक है, और जबकि EA का मान यानी परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसमें EB इज ग्रेटर देन EA। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों सदिश EA वेक्टर और EB वेक्टर, दोनों सदिशों की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन दोनों के एक है, कॉमन है, किंतु इनकी दिशाएं जो है ये विपरीत हैं। EA इधर बाईं ओर और EB दाहिनी ओर कार्य कर रहा है। तो यहाँ इस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता आपको मिलेगी
वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता मिलेगी वो इन दोनों सदिशों के अंतर के बराबर मिलेगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है वो परिमाण के रूप में अगर हम लिखें, देखें पहले अगर हम सदिश के रूप में लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू E A वेक्टर प्लस E B वेक्टर, यानी E A वेक्टर और E B वेक्टर दोनों को हमें सदिश ढंग से वेक्टर के रूप में जोड़ना है। सदिशों के हमारे पास दो सदिश हैं, सदिशों के योग के नियम से हम जोड़ेंगे अगर इनको तो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्राप्त होगी। किंतु यहाँ आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ये दोनों के क्रिया रेखाएं एक ही हैं किंतु इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए हम परिमाण को सीधे घटा करके हम यहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो E बराबर परिमाण के रूप में, मैग्नीट्यूड के रूप में E बराबर EB माइनस EA। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि EB अधिक है EA से। यहाँ सिंस EB इज ग्रेटर देन EA, इस स्थिति में तो अब इनके मान रख देंगे। आप पीछे मान ज्ञात कर चुके हैं तो इनके मान रखेंगे तो हमें रिजल्टेंट प्राप्त होगा। देखें E बराबर हमें जो प्राप्त होगा, E बराबर EB का मान रखेंगे आप पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और यहाँ अंदर ये R माइनस L का होल स्क्वायर और ये R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम लिया जाएगा। R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, इससे भाग देंगे आप तो यहाँ आपको मिलेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इस तरह से इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं या E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू दिस मच, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ जरा देखें, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इस तरह से। और इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से ओपन करेंगे और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से ओपन करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और इसको माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये पूरी बात एक जगह, ये एक जगह, और इसका ये इस तरह से। अब यहाँ देखें, यहाँ कोष्ठक में ये R माइनस एल इंटू आर प्लस एल है, इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले का आधार पर लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका पूरा होल स्क्वायर तो है ही। दूसरी चीज, यहाँ जब हम इसको ओपन करेंगे, ये कोष्ठक हटाएंगे तो इसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बराबर Q अपान
4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं ये आर स्क्वायर प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये यल स्क्वायर और ये माइनस यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 2RL और 2RL जुड़ करके 4RL हो जाएगा। तो इसको बराबर लिखा जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4RL को हम लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के इसको Q के इसके शामिल करके इस बात को हम फिर से लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL इंटू 2 इंटू आर। ये पूरी बात एक जगह देखें, ये 4 को हमने 2 गुणे 2 लिख दिया और Q ये अपने जगह पर, R अपने जगह पर और L यहाँ आ गया। तो इस तरह से अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं 2QL बराबर P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के बराबर है। तो इसको हम फिर से सूत्र को लिख सकते हैं, या E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे अगर मान लीजिए ये आपको एक सूत्र प्राप्त हुआ जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बता रहा है। अभी इसकी दिशा के बारे में चर्चा नहीं किया गया, अभी कर रहे हैं आगे। अब जरा सा देखें कि अगर मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P काफी दूर है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी अधिक है, यानी कि यदि R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, अगर R का मान L की तुलना में काफी अधिक है, या इसका विपरीत कह सकते हैं कि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, L बहुत कम है, R बहुत अधिक है उसकी तुलना में, तो ऐसी स्थिति में हम L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं। तो जब आप L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, देखिए R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी R की घात 4 हो जाएगा, R टू पावर 4, और R टू पावर 4 में से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा R क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा है तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P अपान R क्यूब। ये आपको सूत्र प्राप्त हुआ जबकि R का मान L की तुलना में काफी अधिक है। आगे अगर मान लीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है वो निर्वात या वायु में स्थित है, तो K का मान 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वायु या निर्वात में है तो K बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R क्यूब। ये आपको सूत्र प्राप्त हुए। अब जरा सा E की दिशा के बारे में चर्चा करते हैं। अभी आपने देखा था कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक थी माइनस Q की तुलना में, यानी कि E2 का मान अधिक था और E1 का मान कम था, या EA का मान कम था और EB का मान
अधिक था। जरा से इसको एक बार फिर से देख लें। ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ -q और यहाँ +q, और बिंदु P मान लीजिए कि यहाँ स्थित है, बिंदु P यहाँ है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, यहाँ केंद्र है इसका O। अभी आपने पीछे देखा कि B का मान अधिक था, EB इसकी वैल्यू अधिक थी और इसकी वैल्यू कम थी, EA का मान कम था। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट की जो दिशा होगी वो EB वेक्टर की दिशा में होगी, EB की दिशा में होगी, जिधर की ओर EB वेक्टर काम कर रहा है। यानी देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर इधर से -q आवेश से +q आवेश की ओर लिया जाता है। इस द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा -q से +q ओर की ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में, यानी अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो P वेक्टर की दिशा में होगी। इसकी दिशा, यानी यहाँ जो फाइनल E प्राप्त हो रहा है आपको, E वेक्टर, इसकी दिशा, E वेक्टर की दिशा P वेक्टर की दिशा में होगी। अब आप देखें जरा, अगर मान लीजिए इधर की ओर पॉइंट होता, ये पॉइंट P इधर की ओर होता, तब क्या होता? मान लीजिए यहाँ पॉइंट है P। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये द्विध्रुव का ऋण चार्ज, ऋण आवेश जो है P के नजदीक है। तो ऐसी स्थिति में EA का मान किधर की ओर होगा? देखिए यहाँ धन आवेश रखेंगे तो EA इधर की ओर होगा, ये डायरेक्शन होगा EA वेक्टर का, और EB का डायरेक्शन जो होगा यहाँ, यानी यहाँ जो धन आवेश रखा जाएगा, इस धन आवेश के कारण इधर दूर की ओर प्रतिकर्षित होगा, इधर की ओर, तो उसकी दिशा EB वेक्टर इधर की ओर होगी, बाईं ओर होगी। और आप देख रहे हैं कि ऋण आवेश यहाँ नजदीक है, बिंदु P के ज्यादा नजदीक है, तो EA का मान अधिक होगा, और जबकि EB का मान, यानी धन आवेश के कारण जो तीव्रता है EB, इसका मान कम होगा। तो ये वेक्टर अधिक है, ये इसका मान अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो रिजल्टेंट होगा E वेक्टर की दिशा में होगा, E वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो पुनः फिर भी इधर की ओर होगा। तो हर स्थिति में, यानी कि बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव के चाहे इस ओर स्थित हो और या इस ओर स्थित हो, अगर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो जो फाइनल, यानी परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस तीव्रता की दिशा हमेशा P वेक्टर की दिशा में ही रहेगी। इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। यहाँ EA का मान अधिक होगा, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और यहाँ EB का मान अधिक होगा, और दोनों ही इधर से, अगर यहाँ ध्यान दें तो बाएं से दाईं ओर या P वेक्टर की दिशा में ही होंगे। तो इसकी दिशा ली जा सकती है P वेक्टर की दिशा में, P वेक्टर की दिशा में। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P वेक्टर अपान R3। ये सदिश रूप में इसका सूत्र लिखा गया। ठीक, ओके। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा है जो कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से पास हो रही है, उस पर एक पॉइंट लेते हैं और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। देखें, मान लीजिए कि ये -q आवेश और यहाँ +q आवेश, ये -q आवेश और इधर की ओर +q आवेश। ऐसी स्थिति में हम इसके केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा लेते हैं और इस पर मान लेते हैं बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P मान लीजिए यहाँ स्थित है, ये पॉइंट P है। यहाँ इस बिंदु P पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलिए, आप जानते हैं कि इसकी पूरी लंबाई 2L है, उसमें से L लंबाई इधर की ओर और दूसरी L लंबाई इधर की ओर है।
यहाँ से एक रेखा मिलाते हैं इस तरह से, और ये दूसरी रेखा यहाँ इस तरह से मिलाते हैं। इस बिंदु को ए कहा गया और इसको बी कहा गया। यहाँ ओ से पी की दूरी आर है, स्मॉल आर। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये आधार और ये लंब तथा ये कर्ण है। तो इसकी लंबाई जो होगी यानी ए पी की लंबाई जो होगी ये हो जाएगी √r² प्लस यल स्क्वायर। ये यल है और ये आर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पी बी की लंबाई यानी बीपी की लंबाई जो होगी इस रेखा की, ये भी √r² प्लस यल स्क्वायर होगी। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं यहाँ सुविधा के लिए ये जो कोण है ये थीटा है, ये कोण थीटा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कोण थीटा है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर इसके सामने वाला कोण थीटा है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी थीटा होगा। तो ये कोण भी थीटा है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखें, इसको हम EA से दिखा रहे हैं। तो EA बराबर 1/4πε0K इंटू यहाँ से Q इंटू Q अपान ये दूरी। तो आप ये दूरी देख रहे हैं √r² प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी दिशा के बारे में जरा देखें, यहाँ सॉल्व कर दें। EA बराबर 1/4πε0K इंटू Q अपान r² प्लस यल स्क्वायर। यहाँ ये √ इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब इसकी दिशा के बारे में जरा देखें। अगर आप यहाँ एक धन आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश +Q0 रखते हैं, तो परीक्षण आवेश पर जो इसके कारण -Q के कारण लगने वाले बल की दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। ऋण आवेश अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा। तो EA की दिशा जो होगी वो कुछ इस तरफ होगी, EA वेक्टर। ठीक, और अब इसी तरह से +Q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसको हम EB कह रहे हैं। EB इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q अपान बिल्कुल उसी तरह से r² प्लस यल स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं कि EA और EB दोनों के मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर हैं, पूरी तरह से इक्वल हैं। इनकी दिशाएं केवल अंतर है, इनकी दिशाओं में अंतर है, फर्क है। आप देखें EB की दिशा किधर की ओर होगी। अगर आप यहाँ एक धनावेश रखते हैं तो इस धनावेश के कारण ये धनावेश यानी परीक्षण आवेश दूर की ओर हटना चाहेगा, इसी रेखा पर दूर की ओर चलना चाहेगा। तो इसकी दिशा जो होगी, इसी रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे ये इस तरह से, और EB की दिशा जो होगी वो इधर की ओर होगी, EB वेक्टर। इस तरह से हम यहाँ अगर इसकी दिशा बताना चाहें तो लिख सकते हैं PA वेक्टर की दिशा में। और इसके बारे में EB के बारे में BP वेक्टर की दिशा में। तो ये जो होगा ये BP वेक्टर की दिशा में। ये दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं लेकिन इनके परिमाण बराबर हैं। अब हम यहाँ इसके इन दोनों के कारण यानी EA और EB दोनों के रिजल्टेंट जानना चाहते हैं। एक सदिश हमारे पास EA वेक्टर है और दूसरा सदिश है EB वेक्टर। इन दोनों का परिणामी क्या होगा इसको जानना है। इसको जानने के लिए हम इनको दो घटकों में वियोजित करेंगे। हम EA को भी
क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में वियोजित करेंगे तथा EB को भी क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में वियोजित करेंगे। क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक कहने का मतलब कि इसके अक्ष के अनुदिश और इसके अक्ष के लंबवत, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश और इसके द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत EA वेक्टर और EB वेक्टर को हम वियोजित करेंगे। देखें, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P है, इसके लंबवत एक हम रेखा खींच रहे हैं ये इस तरह से, और एक दूसरी रेखा इस तरह से खींच रहे हैं। ये रेखा वैद्युत द्विध्रुव के समांतर है और ये वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत है। इस पर एक वेक्टर, यहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर एक वेक्टर EB कार्य कर रहा है, ये वेक्टर है EB वेक्टर, और दूसरा वेक्टर EA वेक्टर है। दोनों वेक्टर की लंबाइयाँ बराबर हैं, दिशाएं अलग अलग हैं लेकिन लंबाइयाँ दोनों की बराबर हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये EA वेक्टर खींच दिया हमने। दूसरी चीज देखें, अगर ये बात यहाँ देखें हम, तो ये एक क्षैतिज रेखा और ये एक ऊर्ध्व रेखा। यहाँ देखें, ये कोण, अगर ये कोण थीटा है, यानी क्षैतिज के साथ ये कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ क्षैतिज के साथ ये वाला कोण भी थीटा बनेगा। दूसरी तरफ अगर ये कोण थीटा है, देखें, ये भुजा यानी ये रेखा AB रेखा और ये P से गुजरने वाली ये क्षैतिज रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ ये कोण भी थीटा बनेगा, यानी यहाँ ये जो कोण बन रहा है ये कोण थीटा है और इधर वाला भी कोण थीटा है। अब अगर हम EB या EA के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक की बात करें तो देखिए, यहाँ से एक आप लंब खींचेंगे, यहाँ तक की जो लंबाई मिलेगी, ये मान लीजिए हम इसको यम कह रहे हैं, तो P से यम तक की जो लंबाई होगी ये EA का ऊर्ध्व घटक होगा, जिसका मान EA साइन थीटा होगा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा, यहाँ से एक हम लंब रेखा खींचे इस तरह से, तो यहाँ क्षैतिज घटक आपको मिल रहा है, इसका मान जो होगा EA cos थीटा होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक निकालें तो यहाँ से एक लंब रेखा खींचा और यहाँ तक जो लंबाई मिली इसको हम कहेंगे EB साइन थीटा, और इधर की ओर जो लंबाई मिलेगी यहीं मिलेगी, ये इस तरह से यहीं आएगी। तो ये घटक जो होगा ये होगा EB cos थीटा, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसका EB cos थीटा और इसका EA cos थीटा दोनों की दिशाएं समान होगी, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। दूसरी तरफ EB साइन थीटा और EA साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों के परिमाण बराबर हैं। आपने अभी पीछे देखा कि EB और EA दोनों के परिमाण बराबर हैं और यहाँ थीटा भी दोनों के लिए इक्वल है। तो इस तरह से EA साइन थीटा और EB साइन थीटा ये दोनों परिमाण में बराबर तथा एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में EA साइन थीटा और EB साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। आगे EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों की दिशाएं एक ही हैं, इसलिए ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता मिलेगी उसको E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा लिखा जाएगा, और इसका मान हम रखेंगे, देखें यहाँ हम EA और EB तथा cos थीटा का मान रखेंगे। यहाँ से जरा इस त्रिभुज से देखें, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा यानी आधार बटे कर्ण, आधार है L और कर्ण है √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
अब हम ई का मान रख सकते हैं, इस सूत्र में सभी मान रखें तो ई बराबर आपको मिलेगा 1/4πε0k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे टर्म का मान अगर हम रखेंगे फिर वही मान प्राप्त होगा। तो 1/4πε0k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों ही पदों के, यानी ये पहला टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दोनों के मान इक्वल हैं, इसलिए इनका 2 गुना हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 1 है और यहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 1/2 है। तो 1 घात 1 और 1/2 दोनों जुड़ करके 3/2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, ये आपको परिमाण मिला। और आप जानते हैं कि 2QL बराबर P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0k इंटू P अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 3/2। ये आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का परिमाण प्राप्त हुआ, ये मैग्नीट्यूड है। अब आप इसको ये मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यदि L इज वेरी मच स्मॉलर देन R, यानी कि इस L का मान, वैद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई का मान यहाँ से बिंदु O से, यानी केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी की तुलना में बहुत कम है, ये बहुत कम है और ये अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आप E बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0k इंटू P अपान, यहाँ देखें अब हम यल स्क्वायर को नगण्य कर मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यल स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर गुणे 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की घात 3 यानी आर क्यूब, ये प्राप्त हुआ आपको इस स्थिति में। और अगर ये पूरा सिस्टम वायु या निर्वात में है तो ऐसी स्थिति में हम के का मान 1 ले लेंगे। अब जरा सा दिशा के बारे में हम बात करते हैं। ई की दिशा क्या होगी? ई का परिमाण तो इतना प्राप्त हुआ, और ई की दिशा क्या होगी? अभी अभी आपने देखा कि अगर ये ई बी वेक्टर था और इधर की ओर ई ए वेक्टर था, तो इनका परिणामी जो है इधर की ओर प्राप्त हो रहा था, यानी ई की दिशा इधर की ओर मिल रही थी और बाकी जो ऊर्ध्व घटक थे वो दोनों कैंसिल हो गए थे। यानी यहाँ से इधर की ओर, पी से ए की ओर, यानी जो रिजल्टेंट मिलेगा उसकी दिशा इधर की ओर होगी। इस तरह से ये रिजल्टेंट की दिशा हो गई ई वेक्टर। ई वेक्टर की दिशा इधर से इधर की ओर है, यानी इसको आप कहें तो इस तरह से बी से ए की ओर। अब आप जानते हैं कि पी वेक्टर की दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, किंतु यहाँ जो परिणामी मिल रहा है ये इसकी दिशा पी वेक्टर की दिशा के तुलना में विपरीत दिशा में है। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें, सदिश रूप में अगर लिखना चाहते हैं, तो इसको लिखा जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0k इंटू माइनस पी वेक्टर। यहाँ जो आएगा ये माइनस पी वेक्टर आएगा इंटू अपान आर क्यूब। ये सदिश रूप में आपने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखा, ये फार्मूला आपको प्राप्त। ओके, अब हम चर्चा करेंगे बिंदु P
किसी भी स्थिति में हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी ओर हो, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए मान लीजिए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू यहाँ और प्लस क्यू, इस बिंदु को ए और इस बिंदु को हम बी कह रहे हैं। इसका केंद्र बिंदु ये है ओ। मान लीजिए कि ओ से थीटा कोण बनाते हुए एक रेखा है कोई, जिस पर एक बिंदु पी स्थित है। तो यहां से हम एक रेखा लेते हैं, यहां एक बिंदु पी स्थित है और ये कोण इस प्रकार से है, ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, यानी पीओबी कोण जो है थीटा है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक रेखा है जिस पर बिंदु पी स्थित है। यहाँ इस बिंदु पी पर ए बी के कारण, यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए देखें, इसका इस वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर इधर की ओर होगा, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। अब हम इस पी वेक्टर को दो भागों में बांटना चाहते हैं। पी वेक्टर की दिशा ये है, इधर की ओर है, ये इधर की ओर है पी वेक्टर, और इस पी वेक्टर को हम इसके इस रेखा के लंबवत यानी ओपी रेखा के समांतर और ओपी रेखा के लंबवत दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। तो इस तरह से एक रेखा हम इसके लंबवत इसके साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी रेखा खींच रहे हैं, ये इस तरह से। और इसी रेखा को हम इधर की ओर बढ़ा करके इधर की ओर खींच सकते हैं ऐसे। देखें, पी वेक्टर का जो इधर की ओर इस दिशा में जो घटक प्राप्त होगा, इस तरह से इधर की ओर जो घटक प्राप्त होगा, ये होगा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। और इस रेखा के लंबवत यानी पी कॉस थीटा के लंबवत जो घटक प्राप्त होगा इधर की ओर, ये होगा पी साइन थीटा। इधर की ओर जो घटक प्राप्त हुआ इसका, ये हुआ पी साइन थीटा। इस तरह से आपको ये इधर की ओर एक जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिला, ये पी कॉस थीटा मिला, और इधर की ओर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिला वो पी साइन थीटा मिला। हम इस वाले द्विध्रुव को सुविधा के लिए मान लेते हैं, इसका नाम है A1 और यहां से यहां तक जो है इसका नाम है B1, यानी A1 B1 एक द्विध्रुव प्राप्त हुआ जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी कॉस थीटा है। उसी प्रकार से A2 B2 एक दूसरा वैद्युत द्विध्रुव प्राप्त हुआ जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी साइन थीटा है। ये दोनों द्विध्रुव, ये माना जा सकता है कि ये जो हमारा ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, इन दोनों का ये घटक है, यानी कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ए बी वैद्युत द्विध्रुव के बराबर है। यानी ए बी वैद्युत द्विध्रुव को हमने दो वैद्युत द्विध्रुवों में वियोजित कर दिया, पहला A1 B1 और दूसरा A2 B2। अब हम इन दोनों द्विध्रुवों के कारण, ये जो डाइपोल है, पहला डाइपोल ये और दूसरा डाइपोल ये, इन दोनों के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम A1 B1 के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो आप देख रहे हैं A1 B1 के अक्ष पर है ये बिंदु P, ये भी बिंदु P जो है A1 और B1 के अक्ष पर है। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित पॉइंट है तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 K इंटू 2P/r³ होती है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले वाले के कारण मान लीजिए जो वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा है उसको हम E1 कह रहे हैं। तो E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू 2 इंटू P/r³ होता है। तो यहाँ से O से यहाँ तक की दूरी R है। तो यहाँ देखिए, जहाँ आपके वो सूत्र में P बताया गया है, यहाँ उसके स्थान पर क्या है, P cos थीटा है। तो यहाँ लिखेंगे 2P cos θ/r³। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि अक्ष के अनुदिश जिधर की ओर P वेक्टर होता है
यानी जिधर की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी दिशा में इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी यहाँ इसके कारण A1 B1 के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की ओर इस दिशा में होगी। इसको हम E1 से दिखा रहे हैं, E1 वेक्टर। अब इसके कारण देखें A2B2 जो डाइपोल है इसके कारण यहाँ तीव्रता कितनी होगी, जो कि लंबवत दिशा में, इसके लंबवत दिशा में यानी इसके निरक्ष पर स्थित है ये बिंदु P। A2B2 के निरक्ष पर बिंदु P स्थित है। तो यहाँ आप दिशा लिख दें, दिशा OP वेक्टर की दिशा में, OP वेक्टर की दिशा में। अब E2 का मान यानी A2B2 डाइपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4πε0K इंटू P/R³ होता है। निरक्ष की स्थिति में P/R³। तो यहाँ आप ले रहे हैं P sin थीटा, P के स्थान पर यहाँ क्या है, P sin थीटा है, P sin θ/R³। ये प्राप्त हुआ आपको। इसकी दिशा के बारे में आप जानते हैं कि इस स्थिति में लंबवत दिशा में P के यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में रिजल्टेंट काम करता है। E की दिशा जो होती है, यहाँ जो परिणामी तीव्रता होगी उसकी दिशा इस P sin थीटा के दिशा के विपरीत होगी, यानी इधर की ओर होगी, इसके लंबवत। तो इसकी दिशा जो होगी वो इस तरह से होगी, ऐसे। ये E2 हुआ, E2 वेक्टर। ठीक है, इसकी दिशा आप लिख सकते हैं कि B2 A2 वेक्टर की दिशा में। ठीक है, अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट जानना चाहेंगे। इन दोनों का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना रहे हैं, यानी परस्पर लंबवत हैं। तो अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक E1 और दूसरा E2 है, तो इनका जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है, ये दिशा लिखी गई है इसलिए ये वेक्टर फॉर्म में है। तो रिजल्टेंट अगर हम जानना चाहें तो E बराबर लिखेंगे √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos थीटा। यानी यहाँ जो थीटा का मान है ये कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री। आप जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है, 0 होता है, तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में E बराबर √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। हम E1 और E2 के ये मान जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ रखेंगे, तो ये चीज बराबर हो जाएगा √ E1 का मान 1/4πε0K इंटू 2P cos θ/R³ का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर यानी 1/4πε0K इंटू P sin θ/R³ का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये P/4πε0K का होल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी P/4πε0K का होल स्क्वायर है। तो इसको हम अलग कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं E बराबर इसको देखें √ P/4πε0K का होल स्क्वायर, ये कॉमन लिया गया। और यहाँ क्या बचा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म में बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरे टर्म में क्या बचा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ये स्थिति। अब इसको आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आर क्यूब भी रहेगा, ये देखिए आर क्यूब। तो p अपान 4πε0k इंटू आर क्यूब, ये पूरा बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट के अंदर देखें ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम फिर से बराबर लिख सकते हैं p अपान 4πε0k आर क्यूब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको मान रख देंगे। ये चीज बराबर हो जाएगा p अपान 4πε0k आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये ई का मान प्राप्त हुआ आपको और परिमाण के रूप में ये ई का परिमाण मिला। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इतना होगा, ई बराबर p अपान 4πε0k इंटू आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसके दिशा के बारे में देखते हैं। देखें ये रिजल्टेंट मान लीजिए इधर की ओर है, इस तरह से ऐसे, और ये जो है इसके साथ मान लीजिए यानी E1 के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो इन दोनों का रिजल्ट देखिए, इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वाला वेक्टर इसके हेड से खींचेंगे तो ये इस तरह से ये मिला, और इसको आप आगे बढ़ा करके इस तरह से यहाँ मिला देंगे। तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये यहाँ मिल गया। तो ये ई फाइनल जो आपको इंटेंसिटी मिली उसका ये डायरेक्शन है। मान लीजिए जो परिणामी तीव्रता है ई, वो E1 के साथ अल्फा कोण बना रही है। तो अगर हम tan अल्फा निकालें, ये देखिए ये E2 है और ये E1 है, इसकी लंबाई E2 और इसकी लंबाई E1। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा बराबर E2 अपान E1 लंब बटे आधार। ठीक है, ये भुजा लंब और ये आधार। तो E2 बटे E1, E2 और E1 दोनों के मान हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बराबर मिलेगा हमको। देखें E2 का मान अभी आपने पीछे प्राप्त किया p साइन थीटा अपान 4πε0k इंटू आर क्यूब। ये E2 का मान हो गया और E1 का मान था 2p cos थीटा अपान 4πε0k इंटू आर क्यूब। इसको जब आप पूरा ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ बराबर हो जाएगा p साइन थीटा अपान 4πε0k आर क्यूब गुणे 4πε0k आर क्यूब अपान 2p cos थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा ε0k, और यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 cos थीटा। इसको बराबर लिख सकते हैं आप 1/2 tan थीटा। ये tan अल्फा का मान है। यानी अगर ये परिणामी जो है E1 के साथ अल्फा कोण बना रहा है तो tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। ये सूत्र प्राप्त हुआ आपको, जो कि परिणामी तीव्रता E के बारे में आपको दिशा बताएगा। हम अल्फा का मान इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अल्फा बराबर tan इनवर्स
1/2 tan थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है अल्फा का मान। ठीक, ये हुआ वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिटेल। ठीक, ओके।